नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन जब भी कोई सीपीयू हैवी टास्क आता है, जैसे कि कोई इमेज प्रोसेसिंग, कोई लार्ज कैलकुलेशंस, तो एक ही थ्रेड सर्वर को स्लो कर सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वर्कर थ्रेड्स। वर्कर थ्रेड्स नोड जेएस को अलाउ करते हैं कि हम मल्टीपल थ्रेड्स में जावास्क्रिप्ट कोड रन करें, ताकि हैवी कंपटीशन में मेन थ्रेड ब्लॉक ना हो। इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और सर्वर रिस्पॉन्सिव बना रहता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वर्कर थ्रेड्स क्या होती हैं, ये इवेंट लूप से कैसे अलग हैं और कब हमें वर्कर थ्रेड्स को यूज़ करना चाहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं नोड जेएस में वर्कर थ्रेड्स क्या होती हैं और कैसे ये सीपीयू हैवी टास्क को पैरेलली रन करती हैं। नोड जेएस जो है वो एक रन करता है जावास्क्रिप्ट को एक मेन थ्रेड पर। हम सभी जानते हैं कि नोड जेएस जो है वो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है और जो कि यूज़ करता है एसिंक आईओ ऑपरेशंस को बेटर परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी अगर सीपीयू हैवी टास्क होता है तो वो हमारे इवेंट लूप को ही ब्लॉक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने एक वाइल लूप बनाया जिसमें हमने कंडीशन सिर्फ ट्रू दे दी, तो अब ये इवेंट लूप को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा, हमारा कोई भी कोड रन ही नहीं होगा आगे। वर्कर थ्रेड क्या करता है, सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को बाय अलाउइंग ट्रू पैरेलल जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। वर्कर थ्रेड क्या करता है कि पैरेलली जो है वो इस तरह के कोड को रन कर देता है। अब समझते हैं कि वर्कर थ्रेड होता क्या है। अब वर्कर थ्रेड वो चीज़ है जो कि रन जावास्क्रिप्ट इन अ सेपरेट थ्रेड। हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, लेकिन हम वर्कर थ्रेड्स की सहायता से हम हमारा जो सीपीयू हैवी टास्क का जो भी कोड होता है उसे हम पैरेलली सेपरेट थ्रेड में रन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो मेन थ्रेड है वो भी ब्लॉक नहीं होगी, जो कि लिव्स इनसाइड इन द सेम नोड प्रोसेस, जो कि उसी जो प्रोसेस हमारी नोड जेएस की चल रही है उसी प्रोसेस के अंदर ये रहता है। इसके पास खुद का इवेंट लूप होता है और कॉल स्टैक होता है और ये कम्युनिकेट कर सकता है विद द मेन थ्रेड। इन सिंपल वर्ड्स, वर्कर थ्रेड लेट नोड जेएस यूज मल्टीपल सीपीयू कोर्स फॉर जावास्क्रिप्ट कोड। जो वर्कर थ्रेड है वो नोड जेएस को मल्टीपल सीपीयू कोर्स यूज करने देता है जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि वर्कर थ्रेड हमारे कोड को किस प्रकार और भी ज़्यादा बेटर बनाता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut12.js और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर हम वर्कर थ्रेड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें यूज़ क्यों करना है एक्चुअल में। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक अपना HTTP सर्वर बनाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक HTTP सर्वर बनाया है यूजिंग HTTP मॉड्यूल। अब जो लोग भी नए हैं या फिर जिन लोगों को भी नहीं पता कि HTTP मॉड्यूल का यूज़ करते हुए हमें HTTP सर्वर कैसे बनाना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनलॉकिंग Node.js प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने एक वीडियो है जिसमें समझाया कि HTTP मॉड्यूल का यूज़ करते हुए हमें HTTP सर्वर कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, सबसे पहले HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर किया है। यहाँ पर मैंने एक सर्वर वेरिएबल बनाया जिसमें क्रिएट सर्वर हमें फंक्शन मिलता है HTTP मॉड्यूल के अंदर, उसका यूज़ करते हुए इसमें मैंने कॉलबैक भेजा जिसमें हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है देखने के लिए। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि दो एंड पॉइंट बनाए। एक तो एंड पॉइंट है नॉर्मल एंड पॉइंट, जो कि सिंपली जैसे ही कॉल होता है और यहाँ पर रिटर्न कर देता है रिस्पॉन्स। और जो दूसरा एंड पॉइंट है वो है एक हैवी एंड पॉइंट, जो कि क्या कर रहा है, जिसमें हमने एक काउंट लिया है वेरिएबल जिसको इनिशियली 0 रखा है और यहाँ पर हमने एक फॉर लूप चला रहे हैं जिसमें हम काउंट को प्लस प्लस करते जा रहे हैं और जैसे ही ये फॉर लूप एंड होता है तो हम अपना रिस्पॉन्स भी सेंड कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इस कोड को रन करेंगे और फिर अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट 3000 और अपने नॉर्मल एंड पॉइंट पर जाऊँगा तो हमें जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं है। और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर भी जाऊँगा और यहाँ पर मैं नेटवर्क टैब को ओपन करूँगा।
और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो हमें 7 मिली सेकेंड्स में जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम अपने हैवी एंड पॉइंट पर भी जाएंगे और मैं हैवी एंड पॉइंट पर जाने से पहले अपना जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है वो ओपन कर लूँगा और यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट 3000 और यहाँ पर मैं डालूँगा हैवी। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्वियसली ये टाइम लेगा और यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिल गया और इसने जो रिस्पॉन्स आने में जो टाइम लगा वो ऑलमोस्ट 11 से 12 सेकंड का टाइम लगा, आप देख पा रहे हैं अब। और यहाँ पर हमें जो नॉर्मल एंड पॉइंट है उसमें कितना टाइम लग रहा था, उसमें सिर्फ 7 ms का टाइम लग रहा था। अब मान लो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ और साथ ही साथ हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आया नहीं। यहाँ पर मैं नॉर्मल वाले एंड पॉइंट को भी अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि अब नॉर्मल वाला एंड पॉइंट भी जो है उसे रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है। और यहाँ पर जैसे ही हैवी एंड पॉइंट का रिस्पॉन्स आया 11 सेकंड में, तो नॉर्मल एंड पॉइंट का भी आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स जो है वो 6 सेकंड में आया। मीन्स जब हैवी एंड पॉइंट का रिस्पॉन्स आया उसके बाद ही हमें नॉर्मल एंड पॉइंट का रिस्पॉन्स आकर देखने को मिला। अगर हम एक बार और करें, मैंने इसको हैवी एंड पॉइंट को रिफ्रेश किया, साथ ही साथ में इसको भी नॉर्मल एंड पॉइंट को रिफ्रेश कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि दोनों ही अभी साथ साथ लोड हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हैवी एंड पॉइंट लोड होना बंद हो जाएगा, हमारा नॉर्मल एंड पॉइंट भी लोड होना बंद हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी कि क्या हो रहा है कि हैवी एंड पॉइंट के कारण हमारा जो नॉर्मल एंड पॉइंट है वो भी लैग कर रहा है। तो अब समझते हैं कि वर्कर थ्रेड्स की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें वर्कर थ्रेड्स को यूज़ करने के लिए वर्कर थ्रेड्स को इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल रिक्वायर, और जो वर्कर थ्रेड है वो भी Node.js का एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, तो हमें कुछ भी अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पर रिक्वायर करेंगे node:वर्कर थ्रेड्स, क्योंकि अब जो लोग भी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने यहाँ पर node:वर्कर थ्रेड्स क्यों लिखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास एक वर्कर होता है, इसको हम रिक्वायर करेंगे और यहाँ पर आप जो ये हैवी एंड पॉइंट देख रहे हैं इसके अंदर हम अपने वर्कर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक वर्कर का इंस्टेंस बनाएंगे। जो भी आप वर्कर क्लास देख रहे हैं, अब आप कैसे पता कि वर्कर क्लास है, क्योंकि वर्कर का जो W है वो कैपिटल है और क्लासेस का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो हम पास्कल केस में देते हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले तो एक वर्कर इंस्टेंस यूजिंग न्यू कीवर्ड और हम यहाँ पर लिखेंगे वर्कर। अब अगर आप देख रहे हैं तो हमें वर्कर में एक फाइल नेम को पास करना होता है। इस फाइल नेम में हमारा CPU हैवी टास्क होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक और फाइल बना लेंगे। यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक और फाइल tut12 और अंडरस्कोर हैवी टास्क .js। इस हैवी टास्क में हम हमारा जो भी हैवी टास्क है वो ले लेंगे और यहाँ से हम कॉपी करेंगे ऊपर से, इसको मैं कट करूँगा और यहाँ पर जो हैवी टास्क वाली फाइल है उसमें मैं इसको सेव कर दूँगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो हैवी फाइल है उसका हम पाथ दे देंगे। तो जो हमारी tut12 हैवी टास्क .js है वो सेम फोल्डर में ही है, तो हमें सिर्फ इस फाइल का नेम देना है। तो हम दे देंगे tut12 अंडरस्कोर हैवी टास्क .js। इसके बाद जो वर्कर है इसमें होते हैं इवेंट्स और उन इवेंट्स को हमें करना होता है क्या, सब्सक्राइब। तो हम ऑन मेथड्स की हेल्प से इवेंट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक मैसेज इवेंट होता है जिसको हम सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं वो थोड़ी देर में बताता हूँ। इस मैसेज इवेंट में हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट। तो अगर मैं इसको सही से स्पेल कर पाऊँ तो रिजल्ट, और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम हमारे रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। और ये जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट को कोई तो सेंड करेगा तभी तो हमें मिलेगा। तो जो रिज़ल्ट है वो हम सेंड करेंगे हमारे हैवी टास्क फाइल से। तो हमारे पास वर्कर थ्रेड में एक पेरेंट पोर्ट नाम का ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम पहले तो रिक्वायर करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर वर्कर थ्रेड्स node:वर्कर थ्रेड्स इवन, और इसमें हमारे पास पेरेंट पोर्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस पेरेंट पोर्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हमें कॉल करना होता है पेरेंट पोर्ट डॉट पोस्ट मैसेज।
और इस पोस्ट मैसेज में जो भी हम डेटा सेंड करेंगे वो हमारी मेन फाइल में देखने को मिलेगा। हम यहाँ से सेंड करेंगे काउंट को, और यहाँ से जो हम काउंट सेंड करेंगे यूजिंग पोस्ट मैसेज, वो हमें यहाँ पर वर्कर डॉट ऑन जो हमने मैसेज इवेंट को सब्सक्राइब किया है यहाँ पर हमें रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा, और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कोड है उसको, या हमारा जो सर्वर है उसको रीस्टार्ट करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, हमारे जो नॉर्मल एंड पॉइंट था इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी अभी हमें 26 ms में देखने को मिल रहा है। इसमें तो कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। लेकिन हम जैसे ही हैवी एंड पॉइंट को रिफ्रेश करेंगे तो हमें कोई तो एरर देखने को मिला। एक मिनट, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमें रिलेटिव पाथ देना होता है, तो हमें कुछ इस प्रकार देना चाहिए था, जो कि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। तो अब अगर हम क्या करें, इस हैवी एंड पॉइंट को रिफ्रेश करें, और अगर अब हम नॉर्मल एंड पॉइंट को भी रिफ्रेश करें तो नॉर्मल एंड पॉइंट ब्लॉक नहीं हो रहा है हैवी एंड पॉइंट के रन होने के कारण, जो कि पहले हो रहा था। अभी भी आप देख रहे हैं कि हमें जो रिस्पॉन्स है वो 14 ms में आकर देखने को मिल गया, और जो कि हैवी एंड पॉइंट उस टाइम पर रन हो रहा था। एक बार अगर हम फिर से देखें, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो हैवी एंड पॉइंट है उसको मैं रिफ्रेश करूँगा, और उसके बाद हम नॉर्मल एंड पॉइंट को भी रिफ्रेश करेंगे तो नॉर्मल एंड पॉइंट का जो डेटा है वो हमें हाल देखने को मिल गया, या फिर उसी टाइम देखने को मिल गया, और हमारा जो हैवी एंड पॉइंट है वो अभी भी रन हो रहा है। उसका हमारे पास रिस्पॉन्स अब जाकर आया 11 to 12 मिली सेकेंड्स के 11 to 12 सेकेंड्स के बीच में। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे वर्कर थ्रेड्स का यूज़ करते हुए हम पैरेलली हमारा जो CPU हैवी टास्क होते हैं उनको रन कर सकते हैं। तो हमने देखा कैसे हमें इंपोर्ट करना है वर्कर थ्रेड्स को। उसके बाद हमने देखा एक बेसिक वर्कर थ्रेड का एग्जाम्पल, और हमने देखा कि कैसे कम्युनिकेशन काम करता है यूजिंग पोस्ट मैसेज, एंड कैसे हम उस पोस्ट मैसेज के इवेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग ऑन मेथड। इसके बाद है कि मान लो आपको चाहिए कि नहीं, मुझे अलग से फाइल नहीं बनाना मेरे CPU हैवी टास्क के कोड के लिए, हमें सेम फाइल को यूज़ करना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं इस मेन थ्रेड को। और इसे कैसे यूज़ करना है चलिए देखते हैं। हमारे पास जो है वो इज मेन थ्रेड नाम का एक वेरिएबल होता है, जो कि हमें रिटर्न करता है ट्रू या फिर फॉल्स। ये हमें ट्रू करता है अगर हमारे जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड रन हो रहा होता है, और फॉल्स रिटर्न करता है अगर हमारा जो भी कोई भी पैरेलल थ्रेड है वो रन कर रहा होता है। तो हम इस मेन थ्रेड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे पेरेंट पोर्ट को भी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन की इफ़ हमारा अगर मेन थ्रेड रन हो रहा हो तो हम कोई काम करेंगे, अदरवाइज हम कोई काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो ये सर्वर बना हुआ है इसे हम मेन थ्रेड में रन करेंगे। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से कर दूँगा कमेंट आउट, ताकि आपको कोड देखने को मिल जाए, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। अब हमारा जो ये सर्वर है वो मेन थ्रेड में रन करेगा, जो कि पहले भी कर ही रहा था। और अब साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, जो हमारा यहाँ पर कोड है हैवी टास्क वाला, इसको मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर हम आ जाएंगे एल्स ब्लॉक में, और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अभी ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो वर्कर है इसमें हमें जो फाइल नेम था वो हम TUT12 हैवी टास्क वाली फाइल अलग से नहीं देंगे, हम यहाँ पर सिंपली देंगे अंडरस्कोर फाइल नेम, मीन्स हम इसी फाइल की लोकेशन दे रहे हैं इसको। जो अब जिन्हें नहीं पता, अंडरस्कोर फाइल नेम Node.js में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमें रिटर्न करता है इसी फाइल का नेम जिस फाइल में जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली क्या किया, इस मेन थ्रेड में अब हमारा जो ये सर्वर था उसको रन कर दिया, और हमारे एल्स ब्लॉक में हमारा जो अलग से हमने फाइल बनाई थी CPU हैवी टास्क के लिए उसको हमने एल्स ब्लॉक में डाल दिया, और हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। फाइल को सेव करेंगे और अपने सर्वर को रन करेंगे तो हमारा सर्वर 3000 पोर्ट पर रन होने लगेगा। इसके बाद हम हमारा जो CPU हैवी टास्क था हैवी एंड पॉइंट उसको हम रन करेंगे, और हमारा जो नॉर्मल एंड पॉइंट रन करेंगे। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल एंड पॉइंट है वो उसका रिस्पॉन्स हमें हाल देखने को मिल गया, इमीडिएटली देखने को मिल गया, और जो हैवी एंड पॉइंट है उसका रिस्पॉन्स हमें अगेन यूजुअली जो अब देखने को मिल रहा था 11 अप्रॉक्सीमेट सेकेंड्स में वो देखने को मिला। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इस मेन थ्रेड का यूज़ करके
आप कैसे सिंगल फाइल में अपना पूरा का पूरा हैवी टास्क वाला कोड भी और जो नॉर्मल कोड है वो लिख सकते हैं। इसके बाद है कि अगर आपको पास करना हो किसी डेटा को मेन कोड से वर्कर कोड में या फिर वर्कर्स में, तो कैसे कर सकते हैं यूजिंग वर्कर डेटा। चलिए डायरेक्ट कोड में जम करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर जो वर्कर देख रहे हैं, जो हमने वर्कर क्लास से इंस्टेंस बनाए, इसमें हमारे पास सेकंड आर्गुमेंट में हमें कुछ ऑप्शंस भेजना होते हैं। इन ऑप्शंस में हमारे पास एक वर्कर डेटा नाम का की होती है, जिसमें हम जो भी डेटा सेंड करेंगे वो हम यहाँ पर जो हमारा जो एल्स ब्लॉक है या फिर हमारे जो ये CPU हैवी टास्क है उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लो सेंड करते हैं लिमिट, और हम यहाँ पर जो फॉर लूप में जो भी लिमिट हमने लगा रखी है वो हम अब वर्कर डेटा से सेंड करेंगे, मीन्स मेन थ्रेड से वर्कर थ्रेड में सेंड करेंगे। और इसको एक्सेस करने के लिए जो वर्कर थ्रेड्स हैं उसमें हमें वर्कर डेटा नाम का की देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल वर्कर डेटा। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट सेंड किया है तो इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, क्योंकि हमने यहाँ पर लिमिट सेंड की थी। अगर हम मान लो यहाँ पर लिमिट 1 लिखते तो हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर भी लिमिट 1 ही करते। तो उम्मीद है आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये जो लिमिट है अब हम यहाँ पर सिमिलरली फॉर लूप में पास कर देंगे। फाइल को सेव करेंगे और अपने जो सर्वर है उसको रीस्टार्ट करेंगे। और अगर हम अब हैवी टास्क को रन करेंगे तो हमारा जो है वो लोड होने में टाइम लेगा, और नॉर्मल जो था वो तो यूजुअली रन हो जा रहा है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि जो हैवी एंड पॉइंट है वो पैरेलल थ्रेड में रन हो रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कैसे वर्कर डेटा को यूज़ करके आप मेन थ्रेड से वर्कर थ्रेड में डेटा को पास कर सकते हैं। इसके बाद है वर्कर थ्रेड्स और एसिंक कोड में क्या डिफरेंस है। जो एसिंक आय होता है वो नॉन ब्लॉकिंग होता है, लेकिन जो वर्कर थ्रेड्स है वो पैरेलल एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। जो एसिंक आयो है वो सिंगल थ्रेडेड होता है, लेकिन जो वर्कर थ्रेड्स हैं वो मल्टी थ्रेडेड होते हैं। एसिंक आयो गुड है फॉर आयो ऑपरेशंस, और जो वर्कर थ्रेड है वो CPU हैवी टास्क के लिए बना हुआ है। ये इवेंट लूप को यूज़ करता है, जबकि जो वर्कर थ्रेड्स है वो CPU के कोर्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद है कि अगर आपको मेन थ्रेड और वर्कर थ्रेड में मेमोरी शेयर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। चलिए कोड में जंप करके देखते हैं। अब मान लो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन, मान लो मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट एरे इक्वल 0 दे दिया मैंने। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू पास की, 0 मीन्स इस जो एरे की लेंथ है वो 1 ही है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एरे को प्रिंट करा लेंगे। और हम प्रिंट कब करा रहे हैं, जब हमारा जो वर्कर से रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है उस टाइम पर रिस्पॉन्स या फिर मैसेज देखने को मिल रहा है। और अब आप ये चीज़ तो समझ ही गए हैं, तो इस फॉर लूप को मैं कर दूंगा कमेंट आउट। और हम साथ ही साथ क्या करेंगे कि जो यहाँ पर हम वर्कर डेटा से डेटा को शेयर कर रहे थे वहाँ पर हम इस एरे को भी सेंड कर देंगे। और जो आप समझ गए होंगे कि जो एरे है उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं हमारे वर्कर डेटा में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साथ ही साथ जो इस एरे की वैल्यू है उसे हम कर देते हैं मान लो 100। तो आप एक बार सोचें कि इसका आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा जब हम यहाँ पर कंसोल लॉग करेंगे इस एरे को। हमने क्या किया, एक एरे बनाया लेंथ 1 का, जिसमें हमने एक ही वैल्यू पास की 0। इस एरे को हमने वर्कर डेटा में सेंड कर दिया यूजिंग वर्कर डेटा, और यहाँ पर हमने उसे डिस्ट्रक्चर किया। डिस्ट्रक्चर करके हमने इस एरे की जो 0th इंडेक्स था, जिसकी वैल्यू पहले 0 थी, उसको 100 किया। और उसके बाद हमने यहाँ पर पेरेंट पोर्ट में पोस्ट कर दिया मैसेज को, और जैसे ही हमें मैसेज मिला वहाँ उसको हमने इस एरे को कंसोल लॉग किया। अगर हम फाइल को रीस्टार्ट करेंगे और हमारे जो हैवी एंड पॉइंट था उसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें एरे की जो वैल्यू है वो अभी भी 0 ही देखने को मिल रही है। मीन्स 0th इंडेक्स पर हमें अभी भी 0 देखने को मिल रहा है। मान लो अगर क्या हो कि हम यहाँ पर इस एरे को प्रिंट करें, साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिख लूँगा इन वर्कर थ्रेड, और मैं यहाँ पर लिख लूँगा क्या, इन मेन थ्रेड, आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए। और मैं इसको करूँगा सर्वर को रीस्टार्ट। मैं हैवी टास्क में जाऊँगा,
हमने हैवी टास्क को रन किया और अब आप देख रहे हैं कि इन वर्कर थ्रेड में तो हमें जो है एरे की वैल्यू मीन 0th इंडेक्स पर 100 देखने को मिल रहा है, लेकिन मेन थ्रेड में अभी भी जो वैल्यू है वो 0 ही है। तो हम किस प्रकार शेयर कर सकते हैं मेमोरी को? तो अगर आपको वर्कर्स के बीच मीन्स मेन थ्रेड के बीच और वर्कर्स के बीच शेयर करना है किसी भी मेमोरी को, तो आप कर सकते हैं यूजिंग शेयर्ड एरे बफर। और इसको कैसे करना है, हम यहाँ पर सिंपली सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। मान लो मैंने बनाया शेयर एरे इक्वल न्यू शेयर्ड एरे बफर, जो कि एक क्लास होती है और इसमें हमें पास करना होता है बाइट की लेंथ। मान लो हमने लेंथ पास कर दी 4, उसके बाद हमें इसे इंट 32 एरे में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने मान लो दिया कॉन्स्ट एरे इक्वल न्यू इंट 32 एरे और इसमें हमें हमारा जो शेयर एरे है उसको पास करना है। अब हम फाइल को सेव करेंगे, अपने सर्वर को करेंगे रीस्टार्ट और हम हमारा जो हैवी टास्क है उसको रन करेंगे। तो हैवी टास्क सक्सेसफुली रन कर जाएगा। और अगर अब हम देखेंगे कि जो वर्कर थ्रेड है उसमें भी हमें 100 देखने को मिल रहा है और जो मेन थ्रेड है उसमें भी हमें जो वैल्यू है वो 100 देखने को मिल रही है। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हमने इसमें पहले तो कोई वैल्यू ही पास नहीं की, तो चलो एक काम करते हैं, इसमें हम एरे की 0th इंडेक्स पर पास कर देते हैं 0 को ही। और यहाँ पर सबसे पहले तो इस एरे को प्रिंट कराते हैं और साथ ही साथ मैं लिखूंगा एरे बिफोर चेंज। मैं फाइल को सेव करूंगा और हमारे जो सर्वर है उसको रीस्टार्ट करूंगा। हैवी टास्क को मैं रन करूंगा और आप देखेंगे कि जो एरे बिफोर चेंज था उसमें वैल्यू थी 0 और वर्कर थ्रेड में 100 और मेन थ्रेड में उसके बाद 100 हो गई। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो हमने देखा कि कैसे हम शेयर्ड एरे बफर का यूज़ करके वर्कर्स के बीच में मेमोरी को शेयर कर सकते हैं और ये कॉपी नहीं करता, सुपर फास्ट होता है और इसमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है। अब हम समझते हैं कि एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं हमारे वर्कर्स में। हमारे पास वर्कर डॉट ऑन में एरर इवेंट होता है जिसमें हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं और एग्जिट इवेंट होता है जिससे हम वर्कर्स में एग्जिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जहाँ पर हम ये वर्कर डॉट ऑन कर रहे थे, यहाँ पर हम नीचे करेंगे वर्कर डॉट ऑन और यहाँ पर हम ले लेंगे एरर और यहाँ पर हमारे पास जो भी एरर आता है उस एरर को हम सिंपली कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग। साथ ही साथ हम यहाँ से नीचे से एक अब क्या करेंगे कि एरर को थ्रो कर देंगे। हम यहाँ से करेंगे थ्रो न्यू एरर और यहाँ से हमने कर दिया एरर। फाइल को सेव करेंगे, सर्वर को करेंगे रीस्टार्ट और जैसे ही हम हमारे हैवी टास्क को रन करेंगे तो अब जो है वो हमें एरर आया, तो हमें कभी भी कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें एरर देखने को मिला जिसको हमने कैच भी कर लिया। तो इसलिए हमारा जो सर्वर है वो भी क्रैश नहीं हुआ। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब समझते हैं कि रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस। अगर हमें कोई भी इमेज की रीसाइजिंग करनी हो तो भी हम पैरेलल वर्कर्स का यूज़ कर सकते हैं। PDF जनरेट करनी हो, इनक्रिप्शन या फिर हैशिंग करनी हो, कोई भी डेटा के साथ काम करना हो, मशीन लर्निंग करनी हो, कोई भी लार्ज लूप्स के साथ काम करना हो जो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा, या फिर पार्स करना हो कोई भी ह्यूज फाइल को, तो हम वर्कर थ्रेड का यूज़ करके ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद है कि हमें वर्कर्स का यूज़ कम नहीं करना है। अगर हमें फाइल IO ऑपरेशन करना हो तो हमें वर्कर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें एसिंक IO ऑपरेशंस का यूज़ करना चाहिए। कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट हो, कोई भी डेटाबेस की क्वेरी हो या फिर टाइमर्स हो, तो इन सब के साथ हमें वर्कर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि एसिंक IO ऑलरेडी हैंडल्स दीज एफिशिएंटली। अब है कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। यूज़ वर्कर्स ओनली व्हेन CPU हैवी टास्क। अगर कोई भी CPU हैवी टास्क को परफॉर्म करना है तभी वर्कर्स का यूज़ करना चाहिए। पूल वर्कर्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मैनी। हम कभी भी बहुत सारे वर्कर्स को क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमें हैंडल करना चाहिए एरर्स को प्रॉपरली, अवॉइड करना चाहिए ब्लॉकिंग मेन थ्रेड को और यूज़ करना चाहिए शेयर्ड मेमोरी केयरफुली। तो हमने देखा वर्कर थ्रेड्स इनेबल करते हैं मल्टी थ्रेडिंग को, परफेक्ट है CPU इंटेंसिव टास्क के लिए, फास्टर है चाइल्ड प्रोसेसेस से। अब चाइल्ड प्रोसेस क्या होती है वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। और शेयर करते हैं मेमोरी को जब भी ज़रूरत होती है और ये एसेंशियल है स्केलेबल Node.js ऐप्स के लिए।
तो ये था वर्कर थ्रेड्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम चाइल्ड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।